हेलो टू एवरीवन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पब्लिक सर्विस क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। उसके बाद हम देखेंगे नोलान कमेटी को। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय सिविल सर्वेंट्स टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है इन सिविल सर्विस। तो स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक सर्विस होती क्या है। पब्लिक सर्विस को बहुत ही सिंपली डिस्क्राइब करेंगे तो ये है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक और टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करवाई जाएं या फिर किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को, किसी भी मासेस को जब सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसी को पब्लिक सर्विस कहा जाता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस दोनों सेम है या इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है। तो आगे बढ़ने से पहले इसी को समझ लेते हैं कि पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी बहुत आसान है कि दोनों का जो टारगेट है वो सेम है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाना सोसाइटी को, दोनों का सेम टारगेट है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है। तो ये सिमिलैरिटी है। और जो डिफरेंस है वो भी बहुत सिंपल है, तो डिफरेंस भी समझ लेते हैं। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। जब भी गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है टू सोसाइटी तो फिर इसको नाम दे दिया जाता है पब्लिक सर्विस। यानी कि जब वही सर्विसेज जो कोई गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी प्रोवाइड करवाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, अगर वही सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है तो उनको फिर पब्लिक सर्विस कहा जाता है। यहाँ पे पब्लिक को रिलेट करते हैं फिर गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है टू सोसाइटी तो उसके अंदर फिर क्या होगा, बाउंडेशंस आ जाएंगी, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेमवर्क होगा और जो वर्क फोर्स इन्वॉल्व होगी फिर उसको सैलरी भी मिलेगी, पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाउंडेशन हो, कोई टाइम लिमिट हो या फिर वर्क फोर्स को सैलरी मिले। तो सोशल सर्विस के अंदर बाउंडेशंस नहीं होती और सोशल सर्विस कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, एनजीओज कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, कोई भी प्राइवेट फर्म कर सकती है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अगर अपने ऑफिस से बाहर आकर, गवर्नमेंट का जो एरिना है उससे बाहर आकर एज एन इंडिविजुअल भी कुछ काम करता है तो फिर सोशल सर्विस कहलाया जाएगा। जब तक आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाओगे तो फिर उसको पब्लिक सर्विस कहा जाएगा। अगर विदाउट गवर्नमेंट कुछ करते हो तो फिर वो सोशल सर्विस कहलाई जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक सर्विस एंड सोशल सर्विस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो वापस हम अपने टॉपिक पर जाते हैं, वो था पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस के अंदर, पब्लिक सर्विस जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है तो उसको दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट दो कैटेगरीज में बांटी हुई है। एक है मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और एक है नॉन मिलिट्री। मिलिट्री टू केटर डिफेंस और नॉन मिलिट्री टू केटर सिविल साइड। यानी कि अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ऑल सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट दीज आर पब्लिक सर्विस। और उसके अंदर का एक सेक्शन होता है सिविल सर्विस, जिसके बाद हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब सिविल सर्विस की बात आती है तो हमें पता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, फेडरल इन नेचर है। फेडरल इन नेचर से क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपनी सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी स्टेट लेवल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन करती है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर यूपीएससी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी पब्लिक सर्विसेज कमीशंस होती हैं टू सेलेक्ट सिविल सर्वेंट्स या फिर पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये था पब्लिक सर्विस के बारे में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ पब्लिक सर्विस तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। आईपीसी के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वो लिखा गया है कि पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जजेस, सिविल सर्वेंट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, म्यूनिसिपैलिटी, एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएसयूज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो इन सभी को पब्लिक सर्वेंट के दायरे के अंदर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 21। अगर आप सिंपली, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद है और अगर आपको पब्लिक सर्वेंट डिफाइन करना हो तो सिंपल आप लिख सकते हो पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी। तो ये था पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है।
पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है कि वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो सोसाइटी होगी उसका स्टेक रहेगा और ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जो जिसका रिजल्ट जो हो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो इन अ ग्रेटर वे विच सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, उसी को पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये तो था कि पब्लिक सर्विस क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है और पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही एथिक्स के पेपर के अंदर जो नोलान कमेटी है उसका बहुत जिक्र होता है। तो नोलान कमेटी को समझ लेते हैं कि नोलान कमेटी है क्या। अब नोलान कमेटी की जो कमेटी थी ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉर्म हुई थी 1994 में। यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉर्म हुई 1994 में। जो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो पहले से डिफाइन हो और उनको हमेशा पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपहोल्ड करें। तो उसी के लिए ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने 7 ऐसे प्रिंसिपल्स लिस्ट आउट किए थे। अब उन 7 प्रिंसिपल्स में आता है सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, जो हम सभी पढ़ चुके हैं। वैल्यूज़ वाले जो लेक्चर है उनके अंदर हम सभी को पढ़ चुके हैं और इसको आसान करना बहुत ईजी है। साहिल प्लस डबल ओ, तो ये 7 प्रिंसिपल साहिल प्लस डबल ओ नोलान कमेटी के वो 7 प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने 1994 में बताए थे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सेकंड ARC जो 2005 और 2009 के बीच इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसके अंदर भी ऐसी वैल्यूज़ का जिक्र आता है फॉर पब्लिक सर्वेंट, जिसमें उन्होंने बात की थी करेज की, पैट्रियोटिज्म की, टॉलरेंस की, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए सिविल सर्वेंट को टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। उनमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको हमेशा चलना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रोसीजर लेट डाउन करता है कोर्ट इसको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशंस को चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कंपैशन और एम्पैथी होनी चाहिए। आप सर्च करिए इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस को और उनको अप्लाई कर सकते हैं। इनोवेटिव सॉल्यूशन होने चाहिए आपके पास और एट द लास्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पॉलिसीज़ का। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है सिविल सर्विसेज के अंदर, क्यों एथिक्स को हम पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है एथिक्स सिविल सर्विसेज के अंदर। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो सिविल सर्विस है उसका वर्क क्या है, वो क्या फंक्शन है उसका। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज। वो उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं जो इंटरेस्टेड बाय कम्युनिटी होती है, यानी कि कम्युनिटी का जिनके अंदर स्टेक होता है उन्हीं रिसोर्सेज को वो मैनेज करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इनके डिसीजन अफेक्ट करते हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, ये प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक ट्रेजर को, ये मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को और ये इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को, लॉज को, रेगुलेशंस को। तो ये सिविल सर्वेंट्स के फंक्शन है, सिविल सर्विसेज के। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस हैं सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स के। बट होता क्या है कि फंक्शंस तो हैं, इनके लिए लॉज बने हैं, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है इन फंक्शंस को निभाते हुए। बट फिर भी क्या होता है, बहुत सारे लॉज तो हैं, देयर आर मैनी लॉज, कोड्स ऑफ कंडक्ट भी हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, बट स्टिल देयर आर वास्ट एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आता ही, यानी कि जहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा, अगर डिसीजन गलत होता है, अनएथिकल इन नेचर होता है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी वजह से एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू हैव एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, बिकॉज अगर एथिक्स ना हुआ इन सभी फंक्शंस को करने के लिए तो ये सारे फंक्शंस के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आएगा तो उससे क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है और सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, पूरा नेशन को लैप्स कर सकता है। दैट इज़ वाई एथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।